नमस्कार। आज मैं बात करना चाहूँगा हमारे मित्र सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी एसआर दारापुरी जी गोरखपुर जेल में हैं। 10 अक्टूबर को वहाँ गोरखपुर अ, मंडल मुख्यालय भी है। वहाँ पे मंडलायुक्त के कार्यालय के बाहर एक धरना रखा गया था, जो अंबेडकर जन मोर्चा नामक संगठन ने रखा था। ऐसा बताते हैं कि उसमें कोई 4-5 हजार दलित गोरखपुर और आसपास के जिलों के गांव ग्रामीण इलाकों से आए और उनकी प्रमुख मांग ये थी, जो काशीराम जी भी कहा करते थे, कि प्रत्येक भूमिहीन दलित परिवार को 1 एकड़ की जमीन दी जाए। ये जमीन का सवाल बहुत अहम है। आपको याद होगा जब ऊना में आंदोलन हुआ और दलितों के ऊपर आरोप लगाया गया गौ हत्या का, जबकि उनका पारंपरिक पेशा था मरी हुई गाय की चमड़ी निकालना। तो जिग्नेश मेवानी ने जो आंदोलन का नेतृत्व किया, उसके अंत में उन्होंने यही कहा कि अगर दलितों को इस अपमान से बचना है तो उनको ये वाला काम छोड़ के, यानी कि गौवंश की चमड़ी निकालने वाला काम छोड़ के खेती करनी चाहिए। और उन्होंने वहाँ की सरकार से मांग की कि प्रत्येक दलित को भूमि दी जाए। तो ये सवाल बहुत पुराना सवाल है कि इस देश में जो भूमिहीन लोग हैं, जो तमाम इस तरह के काम करते हैं जो उनके लिए अपमानजनक होते हैं, उसके लिए उनको प्रताड़ित भी किया जाता है। अभी मैं खबर पढ़ रहा था, किसी गांव में एक गाय मर गई और वो एक दलित परिवार के घर जब उस परिवार का व्यक्ति गया, नौजवान था जिनके यहाँ गाय मरी थी, उसने कहा कि भाई चलो तुम हमारे यहाँ से वो मरा हुआ जानवर हटा लो। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि अब हमने ये काम करना बंद कर दिया है। तो उसको घर पे बुला के उसकी पिटाई की गई, तो अपमान भी किया जाता है। तो ये एक स्वाभाविक मांग है कि और कहीं ना कहीं एक ये समझ है, जो लोग गरीब वंचित तबकों के लोगों के साथ काम करते हैं, और उनको खुद तो है ये समझ कि जब उनको जमीन मिलेगी तो जमीन के साथ एक सम्मान भी आता है। आप अपनी खेती पे आप मेहनत करके अपने लिए रोजी रोटी कमाते हैं, आप किसी दूसरे के लिए काम नहीं करते हैं। तो ये मामला आत्मसम्मान से भी जुड़ा हुआ है। और खेती की जमीन अगर अपनी होगी तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सहारा रहेगा। और इसीलिए आप देखिए, ये एक कानून था कि दलित अपनी जमीन किसी गैर दलित को नहीं बेच सकता, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सुरक्षा रहे। लेकिन योगी सरकार ने इस कानून को बदल दिया है। तो ये मांग भूमिहीन दलितों के लिए 1 एकड़ की जमीन उनको दी जाए, काशीराम ने पहली बार रखी थी और उसके बाद इस संगठन ने इसको लेके एक आंदोलन चलाया हुआ है गोरखपुर के इलाके में। वो अभी तक 3 बड़े धरने कर चुके हैं, एक 2022 में, फिर एक बार इसी साल मार्च में, और ये तीसरा धरना था इनका बड़ा। और उनकी कुछ और मांगे भी थी, जैसे कि अनुसूचित जाति जनजाति के सभी गरीब परिवारों को अपना व्यापार व्यवसाय करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार, ये दोनों मिलके 20-20 लाख रुपए की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराएं। उन्होंने आगे लिखा है कि ये ऋण नहीं होगा, ये अनुदान होगा। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं को विदेशों से उच्च शिक्षा लेने के लिए प्रति छात्र 25-25 लाख रुपए की धनराशि सरकार अनुदान के रूप में दे, ताकि दलित समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राएं विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। ये काम तेलंगाना की सरकार, ये दोनों काम तेलंगाना की सरकार कर रही है। तेलंगाना की सरकार प्रत्येक दलित परिवार को 10 लाख रुपए का अनुदान दे रही है, जिससे कई लोगों ने
सिर्फ गाड़ी ही खरीद ली है, जिस गाड़ी को वो किराए पे चला के अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। और विदेशों में पढ़ने के लिए उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी तेलंगाना सरकार दलित छात्र छात्राओं के लिए अनुदान उपलब्ध करा रही है। फिर शिक्षा प्राथमिक से लेकर उच्च डिग्री तक सभी जाति वर्गों के लिए पूर्णतः निःशुल्क किया जाए, ये एक पुरानी मांग है। समान शिक्षा प्रणाली की मांग सोशलिस्ट पार्टी भी कर रही है। 1968 की कोठारी आयोग की सिफारिश है। तो विद्यालय स्तर की शिक्षा समान शिक्षा प्रणाली के तहत होनी चाहिए, और हम लोगों का मानना है कि सभी किस्म की शिक्षा एक तरह की ही होनी चाहिए, जो सरकार द्वारा संचालित हो और निःशुल्क हो, प्राथमिक से लेके और स्नातकोत्तर तक। सभी बीमारी की चिकित्सा सभी जाति वर्गों के लिए पूर्णतः निःशुल्क की जाए, शिक्षा और चिकित्सा निःशुल्क रहे, यह सोशलिस्ट पार्टी की भी मांग है। और हमारा मानना है कि जब तक ये नहीं होगा तब तक देश के प्रत्येक नागरिक को सही शिक्षा और शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने के अवसर और सही चिकित्सा नहीं मिल पाएगी, जिससे कि अगर वो पीड़ित है किसी बीमारी से तो उसका इलाज नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमें मालूम है कि आज तो सरकारी अस्पताल में भी जाइए आप तो वहाँ पे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तमाम तरह की जांचें करानी पड़ती हैं बाहर से, तमाम दवाइयाँ बाहर से डॉक्टर लिख देते हैं खरीदने के लिए, और कुछ ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिनके पैसे भी लगते हैं। और मुख्यमंत्री कार्यालय का एक ये भी काम है कि वो जिनका खर्च बहुत ज़्यादा आ रहा है, चाहे सरकारी अस्पताल ही क्यों ना हो, तो वो अनुदान भी देते हैं। तो ये एक बड़ी पेचीदी व्यवस्था है, जिसमें कि पहले सरकारी अस्पताल आपसे पैसा मांगेगा, आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप मुख्यमंत्री के यहाँ आवेदन देंगे, फिर वहाँ से कोई लाभ मिलेगा तब आप अपना इलाज करा पाएंगे। ये अस्पतालों की अपनी भी कुछ व्यवस्थाएं हैं इस तरह की, जैसे एक विपन्न कार्ड बनता है मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में, जिससे कि 20,000 रुपए तक का इलाज जो है मुफ्त हो जाता है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि ये पेचीदी व्यवस्थाएं क्यों हैं? आप क्यों नहीं सबके लिए इलाज मुफ्त करते हैं? क्यों नहीं शिक्षा सबके लिए मुफ्त करते हैं? ये बहुत स्वाभाविक मांगे हैं अगर इस देश की गरीब आवाम की दृष्टि से देखा जाए तो। इसमें कोई अनुचित बात नहीं थी। भूमिहीन दलितों के लिए एक एकड़ जमीन मांगी जा रही थी अंबेडकर जन मोर्चा द्वारा, और ये धरना चला। कार्यकर्ताओं की मांग थी जिसका नेतृत्व श्रवण कुमार निराला कर रहे थे। वहाँ रामू सिद्धार्थ थे, ऋषि कपूर थे, वहाँ पे सीमा गौतम थी, ब्रिजेश्वर निषाद एडवोकेट थे जिन्होंने ये ज्ञापन पे दस्तखत किए हैं। लेकिन ज्ञापन लेने जिलाधिकारी आए रात को 9 बजे, और जाहिर है कि सबको, जिसमें बड़ी संख्या महिलाओं की थी, ऐसा बताते हैं कि 90% जो 4-5 हजार लोग इकट्ठा थे वो औरतें ही थी, उनको रात तक रुकना पड़ा। और फिर जब वो वहाँ से बिखरे ज्ञापन देने के बाद, तो आम लोगों को तो जाने दिया गया वाहनों से, लेकिन जो लोग नेतृत्व कर रहे थे और इस सभा में, इस धरने में बोलने के लिए श्री श्रवण राम दारापुरी सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी लखनऊ से गोरखपुर गए, और धरना स्थल पे तो वो सिर्फ शायद आधे घंटे ही मौजूद रहे, क्योंकि वो बता रहे थे वहां खड़े होने की कोई जगह नहीं थी। मैं उनसे कल गोरखपुर जेल में मिल के आया, बता रहे थे कि वहां तो ना तो बैठने की जगह थी ना खड़ा होने की जगह थी, एक मेज रख दी गई थी, वही स्टेज था, उसी पे सबको खड़ा होकर बोलना था। तो वो जब अपनी बात खत्म करके अपने होटल में आए तो बाकी कार्यकर्ताओं को तो देर रात में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें रामू सिद्धार्थ, श्रवण कुमार निराला, ऋषि कपूर, नीलम बोस जो दिल्ली से गई थी, एडवोकेट हैं, और उनके पति जय भीम प्रकाश, और दारापुरी जी को सुबह होटल से 7:30 बजे गिरफ्तार किया गया। और मजे की बात यह है कि उनकी गिरफ्तारी
दिखाई जा रही है शाम को 7 बजे बस स्टैंड से। अब दारापुरी जी के पास रिकॉर्डिंग है कि सुबह उनके पास पुलिस आती है होटल में, उनको लेके जा रही है, लेकिन एक फर्जी केस बनाया गया है क्योंकि उसमें जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें सरकारी काम में बाधा डालना, बिजली चोरी करना, क्योंकि उनका कहना है जो माइक चल रहा था वो कटिया डाल के चल रहा था, जबकि हकीकत यह है कि वो जनरेटर से चल रहा था। और एक सरकारी कर्मचारी की हत्या का प्रयास भी उसमें दिखाया गया है। ये धारा इसलिए लगाई गई है ताकि जमानत आसानी से न मिले, और उस सरकारी कर्मचारी से शिकायत भी कराई गई है, लेकिन इसका कोई प्रमाण किसी के पास नहीं है, किसी के पास कोई वीडियो नहीं है, कोई और प्रमाण नहीं है सिवाय उस व्यक्ति के जिसने शिकायत की है। तो न्यायालय में तो ये सब साबित करना बड़ा मुश्किल होगा जो जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें जो लिखा गया है, क्योंकि वो पूरा झूठ है, झूठ का पुलिंदा है और फर्जी ये पूरा केस है। लेकिन हमारे साथियों को जेल में डाल दिया गया है और ये बहुत गंभीर बात है कि एक शांतिपूर्ण धरना जो पूरे दिन बड़े अनुशासन से चला, और अगर आप बड़े पुलिस अधिकारियों से बात करें तो वो बताएंगे कि जो दलित समुदाय के लोग हैं इनके धरना प्रदर्शन बहुत शांतिपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये स्वभाव से ही बहुत शांति प्रिय लोग हैं। ये किस्म के और झगड़ा करने वाले या जोर जोर से बोलने वाले भी नहीं हैं। ये तो बहुत, इनको तो हमेशा दबाया गया है, ये दबे कुचले लोग हैं। ये तो कभी भी किसी किस्म की हिंसा अपनी तरफ से या किसी भी किस्म की अराजकता अपनी तरफ से ये करते ही नहीं है। ये बड़े पुलिस अधिकारियों से आप पूछिए तो वो बता देंगे कि सबसे अनुशासित धरना जो है वो बहुजन समाज पार्टी का ही होता है। तो ऐसे आरोप लगाए गए हैं जो अविश्वसनीय हैं, और दारापुरी जी जैसे सज्जन व्यक्ति से तो आप ये अपेक्षा ही नहीं कर सकते कि वो इनमें से कोई भी काम करेंगे। सरकारी काम में बाधा डालने से किसी की हत्या का प्रयास या बिजली चोरी करना, तो ये सारे आरोप कोर्ट में तो धाराशायी हो जाएंगे, लेकिन तब तक के लिए इन साथियों को जेल में डाल दिया गया है। सवाल ये भी है कि ये जो दलित लोगों का आंदोलन चल रहा था इनके नेतृत्व करने वालों को क्यों डाला गया है, क्योंकि आए दिन तमाम धरना प्रदर्शन होते रहते हैं। तो पता ये लगा कि योगी महाराज उसी दिन गोरखपुर पहुंचने वाले थे, अगले दिन उनका कार्यक्रम था, तो शायद प्रशासन पे उन्होंने दबाव बनाया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब योगी वो हैं जो 9 दिन के लिए जब जेल चले गए तो संसद में जाके रोए थे कि मेरी हत्या की साजिश हो रही है। आप खुद जेल जाने से डरते हैं और आप दूसरों को बिना वजह जेल भेज रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है, और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा अगर आप लोगों के खिलाफ इस तरह की दंडात्मक कार्रवाई करेंगे निराधार। हमारे मित्र परवेज परवाज जेल में है झूठे आरोप में बलात्कार के, क्योंकि उनका जुर्म सिर्फ यह है कि उन्होंने एक योगी जी का वीडियो कोर्ट में दे दिया था जिसमें उन्होंने उत्तेजना फैलाने वाले भाषण दिए हैं और उनके खिलाफ एक मुकदमा कर दिया था। उसका बदला योगी जी ने लिया जब वो मुख्यमंत्री बने। अपने खिलाफ जो मुकदमे थे वो तो वापस करवा लिए, लेकिन परवेज परवाज के खिलाफ झूठा आरोप लगा के उनको जेल भिजवा दिया। तो ये जो आप कार्रवाई कर रहे हैं कि निर्दोष लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे लगा के उनको आप जेल भेज रहे हैं, अगर आप सोचते हैं कि इससे आपका विरोध या जो विरोध के स्वर हैं वो दब जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आप जितना प्रतिरोध को दबाएंगे उतना ही वो और तेज होगा, और आपकी जो नीतियां हैं जो निश्चित रूप से दमनकारी हैं, क्योंकि अगर कोई दलित 1 एकड़ की जमीन मांग रहा है तो उसको आप जेल नहीं भेज सकते आप। बल्कि हुआ यह था कि प्रशासन ने तो ये बात मान ली थी कि एक 10 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी जिसमें 5 प्रशासन की तरफ से रहेंगे, 5 आंदोलन की तरफ से रहेंगे, और इस बात का अध्ययन किया जाएगा कि क्या प्रत्येक
भूमिहीन दलित परिवार को 1-1 एकड़ जमीन दी जा सकती है, जैसी कि तेलंगाना सरकार ने दी है। आपको ये बताते चलें कि तेलंगाना सरकार ने जमीन खरीदी है दलितों को देने के लिए, और अब तक 16,900 एकड़ जमीन खरीदी जा चुकी है, 756 करोड़ रुपए खर्च करके, और 6,874 दलित परिवारों को ये जमीन दी भी जा चुकी है मुफ्त में, ताकि वो अपनी आजीविका चला सके। तो ये ऐसी बात नहीं है जो कल्पना से परे है, यह जिसको किया नहीं जा सकता। तेलंगाना सरकार कर रही है तो उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं कर सकती। और एक वहाँ पे फ्रांस का एक नौजवान था जो भारत भ्रमण के लिए आया हुआ था, वो कुछ शोध भी कर रहा था, उसका नाम है हेनॉल्ड वैलेंटीन जॉन रॉजर। उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया, और मजे की बात यह है कि उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, जो पर्यटन के लिए आया हुआ है, कि वो इस आंदोलन को पैसा दे रहा था, और दिखाने की ये कोशिश की जा रही है कि ये जो दलितों का आंदोलन है ये विदेशी पैसे से प्रायोजित था। अब ये सरकार, जिसका हर एक बड़ा नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री विदेश जाते हैं विदेशी पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए, और प्रधानमंत्री ने एक ट्रस्ट बनाया पीएम केयर्स फंड, जिसके बारे में वो बिल्कुल भी जानकारी देने को तैयार नहीं है कि उसमें कहां कहां से पैसा आया। ऐसी अपुष्ट जानकारी है कि उसमें चीन से भी पैसा आया है और विदेशी स्रोतों से पैसा आया है। अभी अभी कल की बात है कि राम मंदिर बनाने के लिए जो ट्रस्ट बनाया जा रहा है, उसमें विदेशी धन लेने के लिए उसको एफसीआरए का पंजीकरण हो गया है। तो सरकार तो खुल के विदेशी पैसा ला सकती है देश में, वो मंदिर भी बना सकती है, वो सारे काम कर सकती है, पीएम केयर्स ट्रस्ट में भी पैसा आ सकता है, लेकिन दूसरे लोगों के ऊपर ये झूठे आरोप लगा के कि वो विदेशी पैसा लेते हैं, आंदोलनों को बदनाम करने की एक साजिश है। तो ये जो तरीके हैं सरकार के, ये जो हथकंडे हैं, इससे कुछ हल नहीं होने वाला है। बेहतर ये होगा कि सरकार जरा समझदारी से काम ले। हर एक स्थिति में दमन अगर आप करेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। और ये दलितों की मांग है। आज तो 4-5 हज़ार लोगों का ही आंदोलन था, हो सकता है ये आंदोलन आने वाले दिनों में विशाल रूप ले ले, क्योंकि दलितों की ये एक पुरानी मांग है। और बहुत बहुत सारे अन्य संगठन भी जो समाजवादी, साम्यवादी विचारधाराओं में विश्वास रखते हैं, समाजवादी पार्टी का नारा है, जो जमीन को जोते बोए वही जमीन का मालिक हो। ये हकीकत है कि इस देश में ज़्यादातर खेती में मेहनत करने वाला काम दलित लोग ही करते हैं। तो जो हमें खिलाता है अपनी मेहनत से, वो जमीन का मालिक भी हो, ये एक पुरानी मांग है। और बेहतर ये होगा कि सरकार, जैसे तेलंगाना की सरकार उसको पूरा कर रही है, उसको पूरा करने की दिशा में कदम उठाए, बजाय इसके कि आंदोलन का दमन करे। हम मांग करते हैं कि दारापुरी जी, जिन्हें 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहे थे, उसमें भी जेल भेज दिया गया फर्जी तरीके से, जबकि पूरे दिन उनके घर के बाहर पुलिस लगी रही, जैसा मेरे घर के बाहर पुलिस लगी रही, एडवोकेट मोहम्मद शोएब के घर के बाहर पुलिस लगी रही। यानी हम तीन तो उस आंदोलन में हिस्सा लेने गए ही नहीं, लेकिन मुझे छोड़ के दारापुरी जी और शोएब साहब को जेल भेज दिया गया, ये कहते हुए कि उन्होंने आंदोलन भड़काया। अरे भाई, जब वो आंदोलन गए ही नहीं आंदोलन में भाग लेने, तो वो उसको भड़काएंगे कैसे? क्या अपने घर से बैठे बैठे भड़का दिया उन्होंने? और फर्जी आरोप लगा के उनकी संपत्ति कुर्क करने की तैयारी हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया कि आप बिना अपराध साबित किए हुए कैसे किसी की संपत्ति कुर्क कर सकते हैं। तो 1 महीना से ऊपर उसमें भी दारापुरी जी जेल रहे जाड़े के समय में, और फिर उनको 79 साल की उम्र में जेल भेज दिया है। इस सरकार के अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए। ये अधिकारियों को तो कम से कम ये समझना चाहिए कि भाई, ये व्यक्ति उन्हीं की एक दिन उन्हीं की तरह अधिकारी था, और
सरकार में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने का काम करता था, और वो व्यक्ति अराजक कैसे हो सकता है जिसने जिसने जिंदगी भर कानून और व्यवस्था बनाए रखने का काम किया, आप उसको फर्जी मामले में फंसा के जेल डाल रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है। और ये शर्म की बात है कि आपके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है कि आप अपने जो आका हैं, जो राजनीतिक आका हैं, उनके उनकी डांट फटकार आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, और उनके दबाव में आप झूठे मुकदमे करते हैं। आपके माता पिता ने जब आपको पढ़ा के आईएएस आईपीएस अधिकारी बनाया होगा, तो उनको बहुत आशाएं रही होंगी कि मेरा बेटा बेटी बड़े होके कुछ समाज के लिए अच्छा काम करेंगे। आपको फर्जी मुकदमे दर्ज करने के लिए आपको नहीं पढ़ाया गया था, या इसलिए आपको अधिकारी नहीं बनाया गया। तो कुछ तो शर्म कीजिए, और जो निर्दोष लोगों को आपने गोरखपुर में जेल में बंद किया हुआ है, उनको आप तुरंत रिहा करें। धन्यवाद।